ओके, तो अब बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के डिफरेंट डिफरेंट केसेस की। तो पहला पॉइंट ये होगा कि फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है कि जिस सिस्टम में मास का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना हो सके, जैसे कि एक क्लोज्ड कंटेनर है। तो क्लोज्ड कंटेनर में क्या होगा, एनर्जी तो बाहर से एंटर कर सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है, पर मास ना तो सिस्टम में एंटर कर सकता ना ही सिस्टम से बाहर जा सकता। तो ऐसे क्लोज्ड कंटेनर में ही या क्लोज सिस्टम में ही फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, और इसमें हम केस पढ़ेंगे आइस का वाटर के साथ जो इक्विलिब्रियम बनता है। तो आइस सॉलिड और वाटर के इक्विलिब्रियम पे होते हैं जब टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। अगर आपको कहा जाए कि अभी टेम्परेचर मान लेते हैं -2 डिग्री सेल्सियस है, तो -2 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा? तो ऑब्वियसली बात आप बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करती है, तो 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर नीचे है -2 है तो डेफिनेटली वो आइस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमने पहला केस देखते हैं। तो पहले केस में जो टेम्परेचर है दैट इज लेस देन 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो इसमें क्या है कि यहां पर ये वाला जो केस है दिस इज आइस, ऊपर है यहां पे वाटर दैट इज लिक्विड। अब आइस अगर हम 273 केल्विन से नीचे बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी किसकी होगी, या मतलब टेंडेंसी किस में जाने की होगी, आइस में। तो अगर हमारे पास थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा टेंडेंसी उनकी आइस बनाने की होगी। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये दूसरा नीचे जा रहा है, ये 3 और ये 4। तो 4 पार्टिकल वाटर से आइस में जा रहे हैं, मतलब वो फ्रीज हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि आइस से वाटर में जाने वाला कोई नहीं होगा, आइस से भी वाटर में जाने वाले पार्टिकल होंगे। तो लेट अस से जैसे कि एक पार्टिकल मेल्ट हो रहा है, ये मान लेते हैं दूसरा पार्टिकल मेल्ट हो रहा है, तो 2 पार्टिकल आइस से वाटर में जा रहे हैं, पर वाटर से आइस में आने वाले ज़्यादा हैं। तो अभी रेट दोनों रिएक्शन के बराबर नहीं हुए, तो मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आया है। ठीक है, तो लेस देन 273 केल्विन पे जब टेम्परेचर 0 से नीचे है तो आइस बनने का स्पीड या आइस बनने का जो रेट है वो ज़्यादा है, इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं है। जब टेम्परेचर एग्जैक्टली 273 केल्विन आ जाएगा और प्रेशर, तीनों केसेस में हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही रख रहे हैं। तो प्रेशर जब 1 atm है और टेम्परेचर 273 है तो हम बोलते हैं कि क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट आता है। फ्रीजिंग पॉइंट आने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब अगर ऊपर से नीचे आने वाले टोटल 4 पार्टिकल हैं तो नीचे से ऊपर जाने वाले भी टोटल 4 होंगे। तो 4 पार्टिकल आइस से वाटर में जा रहे हैं, मतलब मेल्ट हो रहे हैं, और 4 ही पार्टिकल वाटर से फ्रीज होके आइस में आ रहे हैं। तो रेट ऑफ बोथ रिएक्शन, ठीक है, जब दोनों रिएक्शंस का रेट यहां पे बराबर है 4 and 4, तो मतलब ये सिस्टम अब इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि जब एक नॉर्मल आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप बोलेंगे कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज, कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट कर दे। पर ये तो एक लेमैन लैंग्वेज की टर्म में आपने डिफाइन किया। अगर हमें इसको कॉन्सेप्चुअली डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो जब सॉलिड और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
तो जब ये 4 और 4 दोनों रेट बराबर हैं, इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब ये टेम्परेचर अब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि फ्रीजिंग पॉइंट पानी का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज किया जा सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब इक्विलिब्रियम आता है। अगर हम इक्विलिब्रियम को किसी और टेम्परेचर पे शिफ्ट कर सकें, मान लो 0 डिग्री से -1 पे शिफ्ट कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट -1 पे चला जाएगा। अगर 0 डिग्री से बढ़ा के 1 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ फिक्स टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसके बीच में? सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में। तो तीसरा केस हो गया कि जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 273 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो क्या होगा? तब आप बोलेंगे कि कोई भी चीज, ये आइस जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। मेल्ट करने का मतलब है कि आइस से वाटर में जाने का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। तो मतलब मान लेते हैं कि 4 पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और सिर्फ 2 ही पार्टिकल नीचे आ रहे हैं या 3 ही आ रहे हैं, तो आइस से लिक्विड में जाने का रेट बढ़ गया। अब ये फिर से इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इतना बात क्लियर है। इसको हम आगे भी और देखो, अभी इट मे बी वेरी थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में ये काफ़ी इसकी थ्योरी दी है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं आ रहा, पर 12th क्लास में जब आपको सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो अगर आपको अभी ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं याद और समझ नहीं आ रही है, तो यू हैव टू रीड दिस कॉन्सेप्ट, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बिकॉज ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आईआईटी स्क्रीनिंग 2005 या 6 के आसपास कहीं पूछी गई है, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, और उसका आंसर था कि जब सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम पे होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे और इस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखें, तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर लो, इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम exists as 273 केल्विन एंड 1 atm। तो इस टेम्परेचर पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम जब भी हम बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज चेंज होना बंद हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम रेस्ट पे आ गया, कि कुछ हो ही नहीं रहा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें चल रही हैं, पर जिस स्पीड से वो आगे जा रही हैं उसी स्पीड से वो पीछे भी आ रही हैं, इसलिए नेट रेट या नेट चेंज क्या है? 0। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है कि चीजें रुक गई हैं और ये स्टैटिक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अभी भी रिएक्शन चला हुआ है, पर जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। तो डायनेमिक है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट लिखो, equilibrium is disturbed as temperature changes। तो टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो आइसिंग ज़्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाए तो मेल्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, the temperature at which solid and liquid phase they are in equilibrium, या आप बोल सकते हैं कि they coexist, कि दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड फेज भी है और लिक्विड फेज भी है। तो जब दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए डिफाइन किया जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, क्योंकि फ्रीज तो लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, तो फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड वेपर में क्या है, जैसे कि H2O लिक्विड का H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब सॉलिड और लिक्विड का था तो मेल्टिंग पॉइंट आया, तो जब लिक्विड और वेपर का है मतलब पानी को आपने इतना गर्म कर दिया कि वो अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब बॉइलिंग से रिलेटेड है। तो ये इक्विलिब्रियम कब आता है, 373 केल्विन और 1 एटीएम पे। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, वो टेम्परेचर जब लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो ये एग्जांपल लिख देंगे। तो पहला पॉइंट सेम आ गया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है 373 केल्विन एंड 1 एटीएम पे। और फॉरवर्ड अगर आप रिएक्शन देखो, लिक्विड से वेपर में जाने को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और वेपर से वापस लिक्विड में आने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों का रेट अभी बराबर होगा। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो 4 पार्टिकल अगर लिक्विड से वेपर में गए तो 4 ही वेपर से वापस कंडेंस होके लिक्विड में आ रहे हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो नाउ यू नोट इट डाउन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी आप ट्राई करना घर में चावल बनाने की, एक बार कुकर में बनाना और एक बार पतीले में। ठीक है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी सम डिफरेंस। तो आपको ये सोचना है कि प्रेशर कुकर में ही हम कुकिंग क्यों करते हैं और उसमें टाइम क्यों बचता है, क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, और ये इसी से रिलेटेड है, इसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड यहां पर है। अब ये तो हमने कहा कि जब प्रेशर 1 एटीएम है तब इक्विलिब्रियम 373 केल्विन पे एस्टेब्लिश होता है। मान लो अगर प्रेशर 1 एटीएम ना हो, 1 एटीएम से ज़्यादा हो या कम हो तो क्या होगा। तो इफ प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 एटीएम देन द इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश एट सम अदर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश एट सम अदर टेम्परेचर। वो हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रेशर कैसे चेंज हुआ। ठीक है, एट सम अदर टेम्परेचर एंड, और अब ये जो नया टेम्परेचर होगा एंड दैट टेम्परेचर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एट दैट प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर चेंज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है तो वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो जनरली याद रखो, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। मतलब सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट हाई है, पहाड़ों पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। जितना वैक्यूम की तरफ चलोगे बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डजंट मीन कि चीज़ को गर्म ही करना है। वाटर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकता है प्रोवाइडेड प्रेशर काफ़ी कम कर दिया जाए। ठीक है, तो बॉइलिंग का हॉटनेस से कोई रिलेशन नहीं है कि चीज़ अगर बॉयल कर रही है तो मतलब वो बहुत गर्म ही होगी। बॉइलिंग जस्ट मीन्स वो टेम्परेचर जब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। अब नेक्स्ट इज द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सॉलिड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, जैसे कि आयोडीन सॉलिड आयोडीन वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड ड्राई आइस इक्विलिब्रियम में होती है CO2 गैस के साथ। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट थिंग, पहली बात कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सॉलिड टू
वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, और 1 मोल सॉलिड को सबलाइम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, मतलब हम सॉलिड और गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो पहला केस आता है सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि पानी में आपने नमक डाल दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया, या पानी में आपने चीनी डाल दी। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक ग्लास में पानी था, ठीक है, और इसमें आप डाल रहे हैं NaCl। तो क्या आप NaCl डालते रहेंगे और डालते रहेंगे और डालते रहेंगे और वो डिसॉल्व होता रहेगा? नहीं, देयर इज अ लिमिट। उतनी ही लिमिट तक NaCl इस पानी में डिसॉल्व हो सकता है। एक लिमिट के बाद और NaCl डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इक्विलिब्रियम देखें तो क्या है, देखो इक्विलिब्रियम मान लो ऐसा करते हैं कि NaCl मैक्सिमम जो डिसॉल्व किया जा सकता है मान लेते हैं 39 ग्राम्स। ठीक है, कि मान नहीं लेते हैं, एग्जैक्टली इसकी सॉल्युबिलिटी भी 39.12 ग्राम होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वैल्यू ली। इसका मतलब हुआ कि ये जो पानी है हमारे पास, ये है हमारे पास 100 ml वाटर, और वो भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml पानी में 39 ग्राम NaCl डाल दिए तो वो डिसॉल्व हो गए। पर अब अगर मैं 1 ग्राम और डाल दूं वो डिसॉल्व नहीं होगा। पर क्वेश्चन ये नहीं है कि डिसॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर वो 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाला तो क्या वो डायरेक्टली नीचे जाके बैठ जाएगा, या वो 1 ग्राम डिसॉल्व होगा और जो ऑलरेडी डिसॉल्व था उसमें से 1 ग्राम निकल के नीचे बैठेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आप एडिशनल डाल रहे हो वो जाके डिसॉल्व हो जाता है, और पानी की लिमिट है ना कि 39 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं रह सकता इसमें। तो अगर आपने 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया तो वो तो डिसॉल्व होगा, पर सॉल्यूशन से 1 ग्राम खुद बाहर निकल जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो यहां पर इक्विलिब्रियम आया वो है सॉल्यूट एक हमारे पास डिसॉल्व्ड फॉर्म में है और एक सॉल्यूट हमारे पास अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो डिसॉल्व्ड वाले को आप सॉल्यूट को एक्वस बोल सकते हो और अनडिसॉल्व्ड वाले को आप सॉलिड बोल सकते हो, क्योंकि वो बाहर बैठ जाएगा जाके। तो सॉल्यूट, अब वो जो 1 ग्राम डाला था वो डिसॉल्व हो गया और अंदर से 1 ग्राम निकल के बाहर आ गया। अब ऐसा नहीं है कि जो बाहर आ गया 1 ग्राम वो बाहर ही रहेगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल तो लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो आपस में कोलाइड करते रहेंगे। तो क्या होगा कि पानी ये जो बाहर आ गया है 1 ग्राम, इसको डिसॉल्व करेगा और अंदर से फिर बाहर निकालता रहेगा। मतलब जो डिसॉल्व हैं वो बाहर आते रहेंगे प्रेसिपिटेट बन के, और जो बाहर है वो डिसॉल्व होता रहेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अंदर है वो अंदर ही रहते हैं, जो बाहर है वो बाहर ही रहते हैं। तो देयर इज दिस इक्विलिब्रियम। हाँ, पर ये ज़रूर है कि पानी में 39 ग्राम से ज़्यादा NaCl एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पर जो 39 ग्राम है उससे 1 ग्राम बाहर जाएगा और जो बाहर है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर जब आपने 39 ग्राम डाल दिए और नहीं डल रहा था, तो अब सॉल्यूशन क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करा चुके हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, कि अब इसमें और नहीं ऐड किया जा सकता और डिसॉल्व नहीं कराया जा सकता। तो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो 39 ग्राम डिसॉल्व करने पे ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। अगर हमने 37 ग्राम किए होते
तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आप 39 ग्राम से भी ज़्यादा डिजॉल्व करवा दो किसी तरह से, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब कम डिजॉल्व थे तो इट वॉज अनसैचुरेटेड, फिर बना सैचुरेटेड, उससे भी ज़्यादा डिजॉल्व करवा दिए अगर, तो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक आइडिया आपके लिए है कि आप नेट पे जाके ट्राई करें अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये तो अनस्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं और क्या होता है, इस पे आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, एंड यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स डेफिनेटली। तो ये क्लियर है। तो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जब हम सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है गैसेस इन लिक्विड्स, कि गैसेस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा पीते हो, सोडा में क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया होता है, तो गैसेस को पानी में डिसॉल्व किया होता है। और कैसे? प्रेशराइज करके। ठीक है, तो जो सोडे की बोतल है, इसमें प्रेशर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व करवाई होती है हमने। इसलिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड सारी प्रेशर की वजह से डिसॉल्व हो रखी है, जैसे ही आप कैप खोलते हैं, मतलब इसको बॉटल को ओपन करते हैं, ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती इसमें डिसॉल्व करवाई गई है प्रेशराइज करवा के, ये एकदम से बाहर निकल जाएगी। इसी से जनरेट होता है द फिज इफेक्ट। ठीक है, तो गैस लिक्विड में कितनी डिसॉल्व होगी, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, या देखो यहां पर ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इस कंटेनर में ये हमारे पास लिक्विड, लेट अस से दिस इज वाटर, और इसके ऊपर कोई गैस है। ठीक है, और गैस के ऊपर हमने लगा दिया पिस्टन। अब अगर हम पिस्टन को प्रेस करें नीचे की तरफ, तो गैस क्या होगी, प्रेशराइज होगी। प्रेशराइज होने से क्या है, ये गैस इस पानी में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा गैस पानी में डिसॉल्व होगी। मतलब गैस का जो पानी में डिसोल्यूशन हो रहा है वो उस गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो गैसेज आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स एंड अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई, इट इज डिटर्मिन्ड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, कि इस सॉल्यूशन के ऊपर गैस का कितना प्रेशर लगा। ज़्यादा प्रेशर लगा तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो हम बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो सरफेस के ऊपर लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। ठीक है, और इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, बेसिकली दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, और इसको आपने डिटेल में पढ़ना है 12th में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा अप्लाई करोगे तो एक्स बढ़ेगा। एक्स क्या है, एक्स इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन दैट लिक्विड। तो हायर प्रेशर हायर एक्स, के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में इसको नेक्स्ट ईयर तो करना ही है। तो यहां पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, तो मान लो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो CO2 डिसॉल्व है, जो CO2 डिसॉल्व है अंदर पानी में, उसके बीच में और जो CO2 अनडिसॉल्व है सरफेस पे है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। मतलब ये पानी का सरफेस है, ऊपर से जो CO2 है उसका प्रेशर लग रहा है, और नीचे से उस CO2 का प्रेशर लग रहा है जो ऑलरेडी डिसॉल्व है।
तो CO2 अंदर भी है, पानी में भी, और पानी के ऊपर भी है, सरफेस पे है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी। मतलब अगर 4 CO2 के पार्टिकल ऊपर जाते हैं, लिक्विड से बाहर जाते हैं, तो 4 बाहर से अंदर भी आ रहे होंगे, तो इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो CO2 डिजॉल्व्ड इज इन इक्विलिब्रियम विद द CO2 दैट इज अनडिजॉल्व्ड, मतलब जो बाहर है, ऊपर है लिक्विड के सरफेस से। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात है कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम हो। अब क्या रीजन है इसका, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, इसको आपने हीट किया, हीट करने पे ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाता है। अब अगर मैं इसको एक क्लोज्ड कंटेनर ना लूं, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो CO2 गैस बनी ये बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टेंट कम पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है ना कि फॉरवर्ड भी जाना चाहिए, बैकवर्ड भी आना चाहिए। तो फॉरवर्ड में तो CaCO3 टूट गया, बैकवर्ड तो तब होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करेगा CO2 के साथ। अगर CO2 सारी ही एस्केप कर जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो ओपन कंटेनर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ क्लोज्ड सिस्टम, ताकि कोई गैसेस कंपोनेंट एस्केप ना करे और कोई कंपोनेंट बाहर से ना आ जाए अंदर। ठीक है, तो पहली बात क्लियर है कि क्लोज सिस्टम में होता है। सेकेंडली, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस, मतलब दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रेट पे होते हैं, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम। फिर सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं करती। ठीक है, फिर अगर हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करें तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम से बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है और वो चेंज नहीं होता जब तक कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। और सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम से हम डिफाइन करते हैं फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम की डिटेल्स। तो डिटेल्स में हमने एक तो पहले ऑलरेडी पढ़ रखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कंसंट्रेशन, जैसे ये रिएक्शन A+B इन इक्विलिब्रियम विद C+D, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करती है फिर कांस्टेंट हो जाती हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करती है फिर कांस्टेंट हो जाती हैं। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गए प्रोडक्ट। ठीक है, और जब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए हम बोलते हैं उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। और रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट धीरे धीरे डिक्रीज करके कांस्टेंट हो जाता है और बैकवर्ड रेट धीरे धीरे इंक्रीज करके कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको थोड़ा नीटली आपने ड्रॉ करना है। लेट अस से लाइक दिस। ठीक है, तो ये रेट हो गया बैकवर्ड का क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये रेट है फॉरवर्ड का। इक्विलिब्रियम तब आता है जब दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम में ये मत सोचना है कि दोनों 50-50 होते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब है आधे आधे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये 1% हो और ये 99% हो, ऐसा हो सकता है ये 10% हो और ये 90% हो, 50-50 भी हो सकते हैं। ठीक है, और 90-10 भी हो सकते हैं। तो किसी भी परसेंटेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए या इतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया केस केमिकल इक्विलिब्रियम का जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। अब मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कब आता है, जब G अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जी की एक ही मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब इक्विलिब्रियम का एक ही पॉइंट हो सकता है। तो मान लो आप यहाँ से चले या यहाँ से चले, मतलब रिएक्टेंट की तरफ से चले या प्रोडक्ट की तरफ से चले, इक्विलिब्रियम तो उसी पॉइंट पे आएगा जहाँ पर जी मिनिमम है और वो एक ही पॉइंट है। तो अगर हम, ठीक है, मान लो मैंने आपको रिएक्शन दिया R इज इन इक्विलिब्रियम विद P, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ R से ही शुरुआत करूं रिएक्शन की, तो R धीरे 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 डिकम्पोज होकर P बनाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगली बार अगर मैं कंटेनर में सिर्फ P ही लूं, तो P भी धीरे 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 R बनाना स्टार्ट करेगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्ड केस में अगर मैं थोड़ा सा P भी ले लूं, थोड़ा सा R भी ले लूं, तो भी ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और तीनों केस में इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे आएगा, सेम पॉइंट पे आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो फिक्स है अपनी जगह पे। आप रिएक्टेंट की तरफ से जाते हो इक्विलिब्रियम पे या प्रोडक्ट की तरफ से जाते हो, इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होगी। अब आप उसको कहाँ से अप्रोच करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप मान लो चंडीगढ़ से आपको जाना है मुंबई, ठीक है, लेट से बाय रोड आप जा रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा, दिल्ली। लेट से दिल्ली इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, मतलब दिल्ली पहुंचना है। बॉम्बे से चलोगे तब भी पहुंच जाओगे, चंडीगढ़ से चलोगे तब भी पहुंच जाओगे, पहुंचोगे तो दोनों ही केस में, और इक्विलिब्रियम मिलेगा वहीं पे, दिल्ली में ही मिलेगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चंडीगढ़ से चले थे तो इक्विलिब्रियम कहीं और मिलेगा और बॉम्बे से चले तो कहीं और मिलेगा। इक्विलिब्रियम अपनी जगह पे फिक्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो आप रिएक्टेंट की तरफ से अप्रोच करो या प्रोडक्ट की तरफ से या दोनों की तरफ से साइमल्टेनियसली, इट डजेंट चेंज। ये अब हम समझेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में, जहां पर रिएक्शन है कि N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2। ठीक है, और फर्स्ट केस में हमने यहां पर जो लिया, देखो स्टार्टिंग में हमने कितना लिया, 0.04 NO2। तो N2O4, तो ये स्टार्टिंग में लिया 0.04 और NO2 स्टार्टिंग में क्या था, 0 था। तो धीरे धीरे ये 0.04 से X अमाउंट कम हुए। ठीक है, रिएक्शन होगा तो मान लो X अमाउंट कम हुआ, इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है। तो जब इसका X अमाउंट कम होगा तो यहां पे 2X बनेगा। ये कैसे विजिबल है, देखो यहां पे अगर हम देखें कि N2O4 कितना ड्रॉप हुआ, इतना ड्रॉप हुआ, लेट अस से ये X है, तो ये जो NO2 ने गेन किया ये एग्जैक्टली 2X है। तो ये जो ग्राफ किस तरह से बनेंगे ये इस पे डिपेंड करते हैं कि स्टोक्योमेट्री क्या है। 1:2 है, तो ये जब X ड्रॉप करेगा ये 2X गेन करेगा और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने केस लिया जब हमने सिर्फ N2O4 से स्टार्ट किया, मतलब कंटेनर में सिर्फ N2O4 लिया, तो वो धीरे धीरे टूट के NO2 बनाया और फाइनली वो इक्विलिब्रियम पे आ गए। अगली बार हमने क्या किया, हमने अब सिर्फ NO2 लिया। ठीक है, अब हमने कंटेनर में सिर्फ NO2 लिया और कितना लिया, 0.08। अब आपको लगेगा कि सर हमने यहां पर N2O4 तो 0.04 लिया था, ये डबल क्यों लिया? क्योंकि अगर ये 0.04 पूरी तरह, मान लेते हैं, होगा तो नहीं, मान लेते हैं अगर पूरी तरह भी कंज्यूम हो जाए तो अगर इसका 1 मोल इसके 2 बनाता है तो इसके 0.04 कंज्यूम होके उसके कितने बनाएंगे, 0.08। ठीक है, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो वो 0.08 बनेगा। इसीलिए हमने 0.08 से ही स्टार्ट किया। तो NO2 धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है और N2O4 धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये उल्टा रिएक्शन है। अब हम NO2 की तरफ से बैकवर्ड चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इस रिएक्शन को NO2 की तरफ से लिखें तो 2NO2 गिव्स यू N2O4। तो हमने जितना भी लिया NO2 स्टार्टिंग में मान लेते हैं A लिया और N2O4 था 0। ठीक है,
ये NO2 लिया और N2O4 शुरुआत में था 0। थोड़ी देर के बाद A से अगर 2x कम हुए तो इसके जब 2 मोल होते हैं तो वहाँ सिर्फ 1 बनता है, तो जब इसके 2x कम होंगे तो यहाँ सिर्फ x बनेगा। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे? NO2 कहाँ से कहाँ कम हुआ? यहाँ से लेके सॉरी ऑलमोस्ट अब उससे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वैल्यू है 2x। और N2O4 कहाँ से कहाँ बढ़ा? इतना बढ़ा, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली x आएगी। तो देखो स्लोप इसी पे डिपेंड कर रही है ना, तो NO2 को डबल अमाउंट में डिक्रीज होना है, तो ये ज़्यादा स्टीप कर्व है। N2O4 को सिर्फ x ही अमाउंट से बढ़ना है, तो ये उतना स्टीप कर्व नहीं है। तो कर्व कैसा आएगा ये एग्जैक्टली रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने दोनों बार ये रिएक्शन किया, एक बार सिर्फ N2O4 लिया, एक बार सिर्फ NO2 लिया, जब इक्विलिब्रियम आया तो जो कंसंट्रेशन यहां पे है N2O4 की इक्विलिब्रियम पे, उतनी ही कंसंट्रेशन यहां पर भी आई, और जो कंसंट्रेशन यहां पर है NO2 की उतनी यहां पर भी आई। मतलब इक्विलिब्रियम को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने N2O4 से स्टार्ट किया या NO2 से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आएगा। तो दोनों केसेस में NO2 और N2O4 की कंसंट्रेशन बराबर आई। क्यों आई? क्योंकि हमने रेशियो भी वैसी ली थी, 0.04 था तो वो डबल लिया 0.08, ठीक है, पर इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट पे आया। तो मतलब है कि आप किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव करने की ट्राई करो, वो उसी पॉइंट पे मिलता है। अब नेक्स्ट इज, चलो यहां पर कुछ केसेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है। तो एट T = 0 मान लेते हैं मैंने इसके भी 3 मोल लिए, इसके भी 3 मोल लिए और इसके 0 लिए, तो ग्राफ कैसा आएगा? ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो लेट अस ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये आ गई कंसंट्रेशन 1 2 3, और ये आ गया टाइम N2। क्योंकि ये 1:3 में कंबाइन करते हैं, अगर ये 3 में से x कम होगा तो ये 3 में से 3x कम होगा, क्योंकि जब इसका 1 मोल लगता है N2 का तो H2 के 3 लगते हैं और अमोनिया के 2 बनते हैं, तो ये 2x जनरेट होगा। इट मीन्स स्टार्ट तो दोनों 3 से हो रहे हैं, क्योंकि N2 भी 3 था और H2 भी 3 है इनिशियली, पर N2 कम होगा सिर्फ x। लेट अस से N2 सिर्फ इतना सा ही कम हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज x। तो H2 को तो 3x कम होना है, तो 1 2 3, तो H2 कुछ ऐसे आएगा। तो ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ N2 का ग्राफ, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H2 का ग्राफ, और अमोनिया को 0 से कितना गेन करना है? 2x, तो 2 पॉइंट्स। तो ये आ गया अमोनिया का ग्राफ, ठीक है। ये तो तब वो जब हमने सेम पॉइंट से स्टार्ट किए। अब एक और हम केस ले सकते हैं सेम, N2 + 3H2, या इसका रिवर्स लेते हैं, ठीक है। अब हम 2NH3 गिव्स यू N2 + 3H2, और 2NH3 हमने स्टार्टिंग में ले लिया, लेट अस से 4, और ये 0 ले लिया, और H2 हमने ऑलरेडी 1 ले रखा है, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम 4 से मान लो 2x कम हुए, तो 2x तो यहां पर x बनेगा। देखो ये उसी रेशियो में होते हैं, ये 2 1 3, तो 2x x 3x, तो N2x बनेगा। H2 पहले से 1 था, बना कितना? 3x, तो ये 1 + 3x हो गया। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 3 4,
तो अमोनिया 4 से स्टार्ट होगा और 4 से 2x कम हुआ, तो लेट अस से दिस इज 2x। तो ये हो गया अमोनिया की कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। तो यहां से 2x कम हुआ, दिस इज 2x। N2 तो 0 से स्टार्ट होगा, पर H2 पहले से 1 था तो वो 1 से बढ़ेगा, तो N2 कितना बढ़ा, x बढ़ा 0 से, तो 0 से x, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर N2। और H2 ऑलरेडी 1 था और 1 से कितना बढ़ा, 3x, तो 1 2 3। तो दिस विल बी ग्राफ फॉर H2। तो मतलब ग्राफ कैसा आएगा ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज किस तरह की दी गई हैं, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन 0 है, सेम है, डिफरेंट है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से ये 1 था, तो 1 से कितना गेन किया इसने, 3x, और N2 ने गेन किया सिर्फ x। तो ग्राफ देख के आप इक्वेशन लिख सकते हो और इक्वेशन से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ओके, नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सेम पॉइंट्स हैं बिल्कुल, कि डायनेमिक होता है नेचर में, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें चल रही होती हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा नहीं है कि चीजें रुक गई हैं, रिएक्शन हो ही नहीं रहा, जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड भी आ रहा है, इसीलिए हमें नेट चेंज या नेट रिएक्शन 0 दिखता है। स्पॉन्टेनियस होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता स्पॉन्टेनियस चलता जाएगा। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल होता है, देन एस्टेब्लिश्ड इन ए क्लोज सिस्टम, मेजरेबल प्रॉपर्टी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती हैं, और इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट डालने से अफेक्ट नहीं होता। मतलब कैटालिस्ट क्या करता है, कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या स्लो डाउन कर दे, तो कैटालिस्ट डालने से रिएक्शन सिर्फ स्पीड अप हो जाएगा। मतलब ये चंडीगढ़, ये मुंबई, हमें जाना है दिल्ली, इक्विलिब्रियम है दिल्ली पे। अब अगर आप बस से जाओगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा, बाई एयर जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, पर इक्विलिब्रियम तो उसी पॉइंट पे, दिल्ली तो उसी जगह पे है। बस से जाओगे तब भी दिल्ली वहीं रहेगी और बाई एयर जाओगे तब भी दिल्ली वहीं रहेगा। तो कैटालिस्ट करता क्या है, कैटालिस्ट जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है और बैकवर्ड को भी स्पीड अप करता है, और दोनों को बराबर अमाउंट से स्पीड अप करता है। तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। पहले मान लो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में हमें 1 घंटा लग गया, कैटालिस्ट डालने से हो सकता है ये काम 10 मिनट में हो जाए, तो कैटालिस्ट के बाद भी इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आएगा, पर हम इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंच जाते हैं, स्पीड अप कर देता है ये पूरे प्रोसेस को। देन इक्विलिब्रियम स्टेट, अच्छा इक्विलिब्रियम पे होता क्या, इक्विलिब्रियम पे हमने तो कहा कि जब डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी 0 का मतलब है कि मिनिमम गिब्स एनर्जी। अब जब मिनिमम गिब्स एनर्जी है तो हम बोलेंगे कि एनर्जी मिनिमम होती है और एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि एनर्जी उसकी मिनिमम रहे पर एंट्रोपी उसकी मैक्सिमम रहे। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है कि जब मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एंट्रोपी उसकी है, इससे ज़्यादा अगर एनर्जी कम होगी तो भी अनस्टेबल होगा और एंट्रोपी से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी अनस्टेबल होगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन दीज टू अपोजिंग टेंडेंसीज, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज 0, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन। एंड नेक्स्ट ये वाला जो डायग्राम दिया है ये भी वही बता रहा है कि हमारे पास रिएक्शन था H2 प्लस I2, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। तो अगर आप H2 और I2 से शुरुआत करते हो रिएक्शन की, तो H2 और I2 धीरे धीरे कम होते रहेंगे और इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। HI 0 से बढ़ेगा 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 और इक्विलिब्रियम पे आ गया। सेकेंड टाइम अगर आप सिर्फ HI से रिएक्शन स्टार्ट करो तो HI धीरे धीरे कम होता रहेगा और इक्विलिब्रियम पे, और H2 और I2 धीरे धीरे बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पर। अल्टीमेटली कंसंट्रेशन उतनी ही रही, मतलब दोनों तरह से इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन।
तो इस पॉइंट को भी लिख लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम को कैसे करेक्टराइज करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है। ठीक है, एंड वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो।